आज हम बात कर रहे हैं हाल के भारत पाकिस्तान तनाव की। इसकी शुरुआत हुई थी पहलगाम हमले से और फिर मामला पहुंचा ऑपरेशन सिंदूर तक। हमारे पास काफ़ी जानकारी है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स हैं, भारत की प्रतिक्रियाएं हैं और देश के अंदर क्या चल रहा था वो भी है। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ सीमा पर हुई घटनाओं की कहानी नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे एक आतंकी हमले ने पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर दी। इसका असर डिप्लोमेसी से लेकर आप देखें तो भारत के अपने समाज तक पर पड़ा। हाँ, और स्रोतों में भी काफ़ी अलग अलग बातें हैं। जी, काफी विरोधाभासी दावे भी हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन्हें बिना किसी लाग लपेट के समझें। तो सब शुरू हुआ 22 अप्रैल को, पहलगाम हमला। पाकिस्तान ने तो कहा कि हमारा कोई हाथ नहीं, पर टीआरएफ मतलब द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसने जिम्मेदारी ली। हाँ, ली तो थी, लेकिन फिर अजीब बात है कि वो मुकर गए। अब इसमें रॉयटर्स, अल जजीरा और एक थिंक टैंक है पैसिफिक फोरम, इनके विश्लेषण कुछ इशारा करते हैं। परिषद ने भी हमले की निंदा की और भारत और नेपाल के प्रति संवेदना जताई। मतलब पाकिस्तान की बात किसी ने मानी नहीं। और फिर भारत की प्रतिक्रिया, वो तो काफी काफी सख्त थी। जी, सबसे पहले तो 1960 की वो सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी, उसे सस्पेंड कर दिया तत्काल प्रभाव से। ये बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। फिर अटारी वाघा बॉर्डर पर व्यापार रोक दिया। 2023-24 में ये करीब 3800 करोड़ रुपए का था। पाकिस्तानी आयात, जहाज, सब पर रोक। लेकिन क्या इन सब का वाकई असर हुआ? मतलब जमीनी हकीकत क्या थी? यही एक एक पेज है। GTRI मतलब ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, उनकी एक रिपोर्ट है, वो कुछ और ही बताती है। अच्छा, क्या कहती है वो रिपोर्ट? रिपोर्ट के मुताबिक इन सब प्रतिबंधों के बाद भी भारतीय कंपनियां वो दुबई, सिंगापुर जैसे थर्ड पोर्ट्स के जरिए सालाना करीब 85,000 करोड़ का सामान पाकिस्तान भेज रही थी। क्या कह रहे? 85,000 करोड़? जी हाँ, तो ये दिखाता है कि प्रतिबंध लगाना एक बात है और उनका पूरी तरह से लागू होना वो बिल्कुल दूसरी बात है। मतलब व्यापार का एक छुपा हुआ रास्ता खुला रहा। खैर, इसके बाद तो फौजी तनाव तेजी से बढ़ा। 7 मई को भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। जी, भारत का दावा था कि पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर बिल्कुल सटीक हमले किए गए। और पाकिस्तान की तरफ से? पाकिस्तान ने पहले तो भारतीय नागरिक इलाकों पर गोलाबारी की, पुंछ जैसे इलाकों में। फिर एक बड़ा हमला किया ड्रोन से। हाँ, वो ड्रोन वाला हमला काफी बड़ा बताया गया था। जी, लेह से गुजरात तक करीब 36 जगहों पर शायद 300-400 ड्रोन इस्तेमाल हुए, पर भारत ने सिर्फ 23 मिनट में से नाकाम कर दिया। 23 मिनट में? कैसे? इसमें S-400, बराक 8 जो इजराइल के साथ मिलकर बनाया है, और अपना स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम, इन सब का इस्तेमाल हुआ। ये भारत के एयर डिफेंस का एक बड़ा टेस्ट था। और भारत ने भी फिर जवाबी कार्रवाई की। हाँ, भारत ने भी पाकिस्तान के एयरबेस जैसे रावलपिंडी, सरगोदा और उनकी रेडार साइट्स को निशाना बनाया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीरों से इसकी पुष्टि भी की है। लेकिन नुकसान को लेकर दोनों तरफ से खबरें बढ़ा चढ़ाकर भी बताई जा रही थीं। बिल्कुल, मीडिया वॉरफेयर भी चल रहा था। भारत के कितने फाइटर जेट गिरे, इस पर भी बहुत विवाद है। पाकिस्तान 5 से ज्यादा बता रहा था, पर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट 0 से 2 के बीच कह रही थी। जाहिर है सच कहीं बीच में होगा। शायद। इन हमलों में हमारे कई जवान शहीद भी हुए। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई में 5 बड़े आतंकियों को मारने का दावा किया। हाँ, और उसमें से एक आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ, उसके जनाजे पर बड़ा विवाद हुआ था ना? जी बिल्कुल, उसके जनाजे में पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसर और एक प्रांतीय मंत्री भी शामिल हुए। पाकिस्तान तो उसे आम नागरिक बता रहा था। लेकिन वो आतंकी था। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के रिकॉर्ड्स तो यही दिखाते हैं। हाँ, वो लिफिक से जुड़ा प्रतिबंधित आतंकी था। ये अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास है। और जब ये सब सरहद पर हो रहा था, हाँ। तब देश के अंदर क्या माहौल था? खबरें तो अच्छी नहीं आ रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। पश्चिम बंगाल में कुछ लोग पकड़े गए जो सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए पाकिस्तानी झंडा लगा रहे थे। आगरा में एक मुस्लिम वेटर की हत्या हुई। हाँ, हालांकि पुलिस ने बाद में उसे आपसी रंजिश बताया था शायद। जी, वो एंगल भी था। पर हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड जैसी जगहों से मुस्लिमों और खासकर कश्मीरी छात्रों को निशाना बनाने की खबरें आई। उनकी दुकानें तोड़ी गईं, उन्हें धमकियां मिलीं। ये बहुत बहुत चिंताजनक था। और ये नफरत सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं रही। दुर्भाग्य से नहीं, सेना के सम्मानित अधिकारियों तक भी पहुंची। कर्नल सोफिया कुरैशी का मामला देखिए। उनका परिवार पीढ़ियों से सेना में है। उन्होंने खुद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का नेतृत्व किया है। हाँ, मैंने पढ़ा था उनके बारे में। उन्हें एक बीजेपी मंत्री ने सरेआम आतंकियों की बहन कह दिया। सोचिए जरा। हाँ, हाईकोर्ट ने खुद इस पर संज्ञान लिया, FIR के आदेश दिए। ये तो बहुत ही दुखद है। और हद तो तब हो गई जब विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री,
उन्होंने जब युद्ध विराम की घोषणा की तो सोशल मीडिया पर उन्हें और उनकी बेटी तक को निशाना बनाया गया। क्या मतलब युद्ध विराम की घोषणा करने पे भी ट्रोलिंग? जी, और एक और उदाहरण है, एक शहीद नौसेना अधिकारी की पत्नी है हिमांशी नारवाल। उन्होंने शांति की अपील की, कहा कि सारे कश्मीरियों या मुसलमानों को दोष मत दो। उन्हें भी भयानक ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। ओह, ये तो दिखाता है कि माहौल कितना ज्यादा जहरीला हो गया था। बिल्कुल, ये घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे एक बाहरी संघर्ष का इस्तेमाल देश के अंदर ही बंटवारा और नफरत फैलाने के लिए किया जा सकता है, और ये अंदरूनी खतरा किसी बाहरी खतरे से कम नहीं है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे पहलगाम हमले के बाद घटनाओं की एक जटिल कड़ी चली। कूटनीतिक चालें थीं, सैन्य कार्रवाइयां थीं, आर्थिक प्रतिबंध थे, और अफसोस की बात है कि देश के अंदर भी विभाजन गहराता दिखा। सही कहा। स्रोत हमें सीमा पार आतंकवाद की हकीकत तो दिखाते ही हैं, भारत की जवाबी ताकत भी दिखाते हैं, हाँ, पर साथ ही इस सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि क्या बाहरी दुश्मन से लड़ने के नाम पर हम अपने ही देश के नागरिकों के बीच नफरत और शक की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। ये एक गहरा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।